तो आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन आज यस का। सर, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो पिछले क्लासेस में हम लोग कॉलम बी, आपका पीसीसी, फाउंडेशन, एक्सकवेशन, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को डिस्कस कर चुके। तो उसमें से किसी का भी कोई कुछ पॉइंट है जो अनकम्प्लीट रह गया हो या कुछ पूछना हो तो यहाँ पे पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग स्लैब के ऊपर मूव करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ अस्मिता बोलो। सर एक्चुअली कल का क्लास मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, तबीयत खराब था मेरा। तो लास्ट क्लास पे डिस्कस हुआ था, वो सलमान सर दिखा रहे थे। तो जो स्टेयर हम लोग स्टेयर के बारे में वो बता रहे थे, तो सर मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि सर उसका स्लोप हम लोग कितना दे सकते हैं, मतलब कैसे स्टेयर डिसाइड केस का करेंगे? स्लोप कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ हाँ जी सर। जो आपका मैं बताता हूँ, इन डिग्रीज बता देता हूँ। आपका जो स्लोप है वो आपका वेरी करता है 10 डिग्री से लेके आपको 15 डिग्री के बीच में वेरी करता ओके सर। है, ठीक है। और भी क्या होता है मैं बताता हूँ। प्रैक्टिकली जो है ये डिग्रीज काउंट नहीं होते हैं, बट जब कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है या स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ पे सभी क्लॉज या लॉज जो है वो फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। आपका कभी कभी ये 20, 35 इसके ऊपर भी लोग वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए वो अलग पॉइंट है। तो अभी बेसिकली जो है जनरल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो स्लोप फॉलो होता है ये वेरी करता है आपका 15 से लेके अराउंड 25-30 के बीच में वेरी करता है, जो जनरली हम लोग बनाते हैं अपने घर पर। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए आपका 15 मिनिमम होना चाहिए मैक्सिमम, उसके बाद आप 12-10 के आसपास जाएंगे। तो ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ ही पूछना चाहता है? हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्लैब। तो स्लैब का हमने कॉन्सेप्ट बताया था, डिस्कस किया था पिछली क्लास में, 1 वे 2 वे। सभी को क्लियर है 1 वे 2 वे स्लैब कौन सा होता है? जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में 1 वे 2 वे कौन सा थे ना आप लोग? हाँ ठीक है। तो 1 वे 2 वे स्लैब हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पे, और आई होप सो आप लोगों को क्लियर भी है। तो उसके बाद जो हम लोग मूव करते हैं कि आपका स्लैब जो होता है, स्लैब या कास्टिंग होने के लिए हमको शटरिंग प्रोवाइड करनी होती है। जब हम लोग स्लैब का शटरिंग प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइम पे जो है हम लोगों को शटरिंग प्रोवाइड करने के टाइम पे क्या क्या जो प्रोसीजर्स हैं, जो चेकिंग्स हैं, वो क्या क्या चेकिंग्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना होता है, तो उसको उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको बताता हूँ जो शटरिंग, एक आपका जो स्कैफोल्डिंग है, इसे स्कैफोल्डिंग बोलेंगे और शटरिंग बोलेंगे। जो शटरिंग मटेरियल होता है इसके लिए भी इंजीनियर होते हैं और इसका भी कैलकुलेशंस होता है। तो आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसका भी डिज़ाइन किया जाता है। यदि हमारा स्टील का शटरिंग है तो एक हमारा स्टील का मेंबर क्या बोलते हैं उसको, मेंबर रहेगा, उसके ऊपर कितना जो लोड एक्ट करेगा वो भी कैलकुलेट होता है। तो कितना शटरिंग मटेरियल किस शटरिंग प्लेस के लिए यूटिलाइज होगा उस चीज़ का कैलकुलेशन भी होता है आपका फॉर शटरिंग। तो मैं यहाँ पे स्लैब के ऊपर मूव करता हूँ, आपको स्क्रीन पे स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं स्लैब के लिए। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे जो है बम्बूज का शटरिंग किया गया है, बम्बूज, और आपका जो है उसके साथ आपका यूज हुआ है यहाँ पे पट्टा, जो आपका इजीली मार्केट में अवेलेबल है फॉर शटरिंग। इसके बाद आपका जो है इसके ऊपर जो है आप देख पाएंगे राइट साइड में आपका प्लाई यूज हुआ है। टॉप पोर्शन ये आप देख पाएंगे कैसे कैसे वर्टिकल आपका कनेक्शन किया गया है, ये जॉइंट्स भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो चेकिंग होती है जब शटरिंग हमारा लग जाता है, तो ये जो बम्बूज है इनका जो हमारा जो कनेक्शन होता है कि कैसे ये होल्ड हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है लगा दिया है और लूज है, ये लोड नहीं बियर कर रहे हैं, तो इनका चेकिंग करना पड़ता है। इंडिविजुअल 1 बाय 1 मूव करके आपको चेक करना पड़ेगा। यदि आप प्रॉपरली से चेकिंग नहीं करेंगे तो इन द टाइम ऑफ आपका कास्टिंग जो है चांसेस होता है कि आपका लोड जो है ये बियर ना कर पाए और कोलैप्स कर जाए। तो बेसिकली आपको इसका चेकिंग करना है बिफोर कास्टिंग
आपको चेकिंग करना होगा, ये प्रॉपर हमारा सपोर्ट नहीं दिया गया है, बॉटम से सपोर्ट दिया जाता है, जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ पे कहीं कहीं पे जो है आपका जो है बॉटम से सपोर्ट दिया गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। आपका जो शटरिंग होता है उसमें आप देखेंगे जो आपका टॉप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो दो टाइप का होता है। एक आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे जो है आपका प्रोवाइड किया जाता है, आप ये देख पाएंगे, ये दिस इज अ वन ऑफ टाइप, ये आप देख पाएंगे यहाँ पे एंकर करके इसको क्या किया, सॉरी यहाँ पे जो है इसको ये चीज देखिए आप यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, इसको आप देख सकते हैं, इसको क्या बोलता है जो ये प्रोवाइड किया गया है, किस टाइप का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है किस टाइप का रेनफोर्समेंट है? एंकर नहीं, एंकर नहीं। और क्रैंक सुना है आपने? क्रैंक बार क्या होता है, स्लैब में आपका यहाँ पे जो है क्रैंक किया गया, बार को अपनी लोकेशन से टॉप में मूव करने के लिए आपको इसको बेंड करना पड़ा है, इसे क्रैंकिंग बोलते हैं, क्रैंक किया जाता है बार को, क्रैंक बार प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक वन ऑफ टाइप है। और दूसरा है कि कटिंग वाला रॉड प्रोवाइड करना, जैसे कि आप देख रहे हैं बॉटम में कटिंग हो गई है, इसके ऊपर टॉप रेनफोर्समेंट जो है आपका प्रोवाइड किया जाए। वैसे कुछ और इमेजेस हैं जो दिखाऊंगा इस स्लैब के, इसके ऊपर जो है टॉप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होगा जो आपका फुल पड़ेगा, मतलब इसमें एंकर आपका जो क्रैंक किया गया वो क्रैंक नहीं किया गया, सॉरी एंकर नहीं, क्रैंक जो है वो नहीं किया गया बार। अभी क्रैंक और क्रैंक ना करने से एडवांटेज क्या है, जैसे ये वाला बार आप देख सकते हैं, ये वाला बार जो है क्रैंक नहीं है और ये वाला बार जो है क्रैंक है। तो क्रैंक करने से और क्रैंक ना करने से इसमें एडवांटेज क्या होता है, और देखिए जब हम लोग ये वाला जो आपका बार क्रैंक कर रहे हैं, इस पोर्शन में जो है रॉड का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे जो है आपका रॉड का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कोई भी लोड या आपका जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो क्या होता है, ये रॉड आपका वेस्टेज है, जितना भी आपका क्रैंक रेनफोर्समेंट है, ये जितना बैंड होके निकला है, ये बेंडिंग वाला जो रेनफोर्समेंट हुआ ये आपका वेस्टेज हो गया है। तो ये वेस्टेज जो है नाउअडेज जो है मॉडर्न चेंज हो गया है, आपको जो है इसका अगला वाला जो मैंने बताया इस टाइप का रॉड पड़ता है। इसमें क्या होगा, बॉटम में आपका कटिंग हो जाएगा, कटिंग होके टॉप से आपका जो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आपको यहाँ पे आपको जो है वो एंकर करने का, सॉरी क्रैंक करने का जरूरत नहीं। तो बेसिकली जो है आपका क्रैंक जो रेनफोर्समेंट है वो आपका डिपेंड करता है, जैसा मैंने आपको बताया था मूवमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्राइंग दिखाऊंगा कि हम लोगों को क्या ध्यान रखना होता है कि आपको कितनी डिस्टेंस से क्रैंक करना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज हो पाएगा। 1 मिनट का मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको अच्छे से विजुलाइज हो पाएगा। अब किसी का जो भी चीज़ मैंने बोली इसमें किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे ये आप देखें, ये हम लोगों ने क्या किया है, टिपिकल सेक्शन ए। तो ये ए कहाँ पे है, मैं इसमें बीम्स में देख लेता हूँ कहाँ पे ए है। ये देखिए ये सेक्शन कटिंग हुआ है। तो अभी क्या है, एक तरफ जो है आपका डिसकंटिन्यूअस है स्लैब और इधर कंटिन्यूअस है, राइट और रॉन्ग? इस साइड में आपका स्लैब कंटिन्यूअस है और इधर जो है इस पोर्शन के बाद आपका बीम एंड होने के बाद ये डिसकंटिन्यूअस स्लैब है। आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। ओके, तो चलिए अभी नीचे देखते हैं सेम चीज। अभी देखेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो है आपका एक जो पोर्शन है वो आपका डिसकंटिन्यूअस है, एक कंटिन्यूअस है। क्या है, यहाँ पे एक पोर्शन जो है आपका डिसकंटिन्यूअस है और एक कंटिन्यूअस है। जो आपका डिसकंटिन्यूअस पोर्शन है उसमें आप देखेंगे सपोर्ट से जो आपको डिस्टेंस लेनी है, ये कौन सा रॉड है आपका, जो या तो आप क्रैंक कर रहे हैं तो इसी रॉड की डिस्टेंस पे करना है, यदि क्रैंक नहीं कर रहे हैं तब भी आपको ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को जो है आपको मेंटेन करना होगा। क्या है ये डिस्टेंस? 0.1 L, मतलब आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है L है,
तो वहां से आपको 0.1L जो है वो डिस्टेंस आपको क्रैंक करना होगा या टॉप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। सेम इट इज हियर, जो यहाँ पे भी वैसा ही है। आप देखेंगे कि यदि आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एंड के ऊपर आपको 0.3L डिस्टेंस जो आपका रहेगा सपोर्ट से वो रहेगा 0.3L का डिस्टेंस। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि आपका जो देख भी पा रहे हैं आप लोग, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, ये डिस्टेंस से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका क्या है 0.1L, क्योंकि इधर जो है आपका वो डिसकंटिन्यूअस है। इस साइड में एक कंटिन्यूअस होता है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं इस साइड में कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे 0.3L और इधर जो है आपका 0.1L है। क्लियर है? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है सर। कितना डिस्टेंस आपको जो है ये टॉप रेनफोर्समेंट जो है वो प्रोवाइड करना है। वो डिस्टेंस आपका निकलेगा कि आपका जो सपोर्ट है वो कंटिन्यूअस, मतलब आगे जो स्लैब है आपका वो कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है। तो इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है आपका ये डिस्टेंस। तो इसके लिए आप एक बुक भी है जो आप फॉलो कर सकते हैं, उसका नाम है पिल्लई मेनन। मैं आपको उसका रेफरेंस दिखा देता हूँ एक बार। पिल्लई मेनन जो बुक है, यदि आपको डिजाइनिंग पार्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है या कुछ जानना है तो आप इस चीज को बुक को जरूर फॉलो करिए। मैं बोलता हूँ क्योंकि इस बुक के अंदर आपका बहुत सारा ऐसा चीज है जो आपको इजीली अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं। मैं आपको ये बुक जो है आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आप इजीली इसको एक्सेस कर पाएंगे PDF पे। ठीक है? ओके सर। ये जो चैप्टर 1 है इसका, हाँ बेसिकली आप यहाँ पे देख पाएंगे ये आपका जो है यहाँ पे जो है क्रैंक के लिए भी है, और आपका जो है जो मैंने आपका दूसरा मेथड बताया वो दूसरा मेथड भी यहाँ पे बताया गया है कि आपको सपोर्ट से कितना डिस्टेंस देना है। यहाँ पे आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं, ये आपका पेज नंबर 193, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं आज कोड के ऊपर भी कुछ लेके चलूंगा, आपका कवर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कवर्स के बारे में इससे पहले हम लोग डिस्कशन किए हैं, कवर क्या होता है, नॉमिनल कवर कर चुके हैं या नहीं किए? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि बहुत सारा क्लासेस नो सर, नहीं किया ना। सर नहीं किया। ओके तो कोई बात नहीं, हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कवर। सर हाँ प्लीज सर, डाउट है थोड़ी। हाँ बोलिए सर, जो क्रैंक बार होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन बार में होती है ना, मेन बार में? मैम ये जो आपका 1 वे स्लैब है तो डिस्ट्रीब्यूशन बार में नहीं रहेगा। ये 2 वे स्लैब है, सॉरी मेन बार में रहेगा। 1 वे स्लैब है तो, और ये 2 वे स्लैब है तो दोनों में रहेगा। ओके सर। क्लियर है? ये 1 वे स्लैब है तो आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेन रहता है हमारा। और यदि हमारा 2 वे स्लैब है तो दोनों में रहेगा। यस सर। तो यहाँ पे जो है पेज नंबर आप 193 देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये अरेंजमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे बताया भी गया है डिस्टेंस के बारे में। जो L है आपका वो डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर है आपके बीम का। ठीक है? तो यहाँ से आपको ये डाटा मिल सकता है। उसके बाद आता है कवर। कवर बेसिकली जो कवर का बात कर रहा हूँ मैं, वो कवर आपका, मैं इसका बात कर रहा हूँ कि ये जो कवर है इसके बीच में जो है आपका कवर, ये स्लैब है, यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है ये कवर है आपका। तो स्लैब के लिए क्या कवर लेना होता है, बीम के लिए क्या लेना होता है, कॉलम के लिए क्या लेना होता है, फाउंडेशन के लिए क्या लेना होता है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कशन शायद किए थे, यदि नहीं किए हैं तो आज फिर कर लेते हैं। आपका जो फाउंडेशन के लिए स्लैब कवर होता है वो मिनिमम जो है आपको 50 mm लेना होगा। कितना लेना होगा? 50 mm। ठीक है? उसके बाद जो है आपका बीम का जो कवर होता है, बीम का जो कवर होता है वो 25 mm आपको मिनिमम लेना होगा। ये कहाँ से है इसको मैं दिखाऊंगा कोड के अंदर, जस्ट वेट, मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद जो है आपका कवर, जो आपका कवर है स्लैब का आपका 20 mm मिनिमम कवर है। बट यदि आप 12 mm से कम डाया यूज कर रहे हैं स्लैब के अंदर तो आपको 15 mm भी आप कवर प्रोवाइड कर सकते हैं मिनिमम। कॉलम के अंदर आपका मिनिमम 40 mm का कवर है। तो चलिए डिफाइन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कहाँ से डिफाइन किया जाता है, तो मैं कोड के ऊपर मूव करता हूँ। कोड भी मेरा यही होगा, यहाँ पर मेरा कोड है IS कंक्रीट का। तो कंक्रीट का जो कोड है उसके अंदर दिया गया है डायरेक्टली कि आप लोगों का जो है कवर कैसे डिफाइन करेंगे।
तो मैं उस चीज को आप लोगों को दिखाऊंगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है। ये कोड कितने लोग जानते हैं और कितने लोगों के पास है अवेलेबल। और उससे पहले मुझे बुक भी भेजनी है ना आप लोगों को। हाँ बोलिए, आपके पास है शालिनी? यस सर, यस सर। Yes, sir. गुड गुड, कोड सभी लोगों के पास है, दैट्स गुड। मैं बुक भेज दूंगा आप लोगों को अभी, आपके सामने ही भेज दूंगा, 1 मिनट लगेगा। याद दिला दीजिएगा क्लास खत्म होने से पहले, नहीं तो फिर मैं भूल जाता हूँ, कुछ याद नहीं। तो कोड भी भेज दीजिएगा। तो कोई भी चाहिए, कोई बात नहीं, कोई भी भेज दूंगा। मुझे क्लॉज एग्जैक्टली नहीं याद है, टेबल है, मैं दिखा देता हूँ। 1 मिनट रुकेंगे तो आप मैं सर्च आउट करके आपको बोल सकता हूँ। मॉड एक्चुअली ये एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपोजर कंडीशन कौन जानता है? व्हाट इज एक्सपोजर कंडीशन? कभी किसी ने सुना एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में? जो कवर प्रोवाइड किया जाता है ड्यूरेबिलिटी को डिफाइन करके किया जाता है, टू मीट ड्यूरेबिलिटी। तो नॉमिनल कवर जो हमारा मिनिमम डिफाइन होता है, यहाँ पे देखिए एक्सपोजर यदि माइल्ड है, कंडीशन यदि माइल्ड है तो आपका 20 mm, मॉडरेट है तो 30 mm, सीवियर है तो 45 mm, वेरी सीवियर है तो 50 mm, एक्सट्रीम है तो 75 mm। अब ये कंडीशंस क्या होती हैं तो आप जानना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग टर्मिनोलॉजी में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइल्ड क्या होता है, एक्सट्रीम क्या होता है। और बट आपको एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। एक चीज और बताना चाहूंगा कि नॉमिनल कवर होता क्या है। व्हाट इज नॉमिनल कवर? कौन बताएगा? बताओ, कौन बताएगा व्हाट इज नॉमिनल कवर? हाँ, इसी का आंसर आया। Exposure conditions are used. Exposure conditions are used in the selecting the amount of entertained air to present in the proportion concrete mixture. Nominal cover की बात हुई, what is cover नहीं पूछा मैंने। सौम्या, हाँ आकांक्षा, हाँ बोलो। हाँ सर, वो डिस्टेंस होता है मतलब कंक्रीट का सरफेस से लेके नियरेस्ट इन्फोर्समेंट बार तक का। ओके ओके, दैट्स गुड। सौम्या, आपको बोलना है? जो बोला है आकांक्षा ने वो सही है या गलत है? ओके, सौम्या को नहीं बोलना है। तो बेसिकली जो है आपका जो कवर होता है, नॉमिनल कवर होता है डिस्टेंस बिटवीन आउटर सरफेस ऑफ द कंक्रीट टू आपका जो आपका स्टीरअप है या टाई जो रॉड है उसके आउटर सरफेस, जितना डिस्टेंस होगा उसके बीच में, वही आपका कवर कहलाता है, नॉमिनल कवर। अब इफेक्टिव कवर क्या होगा? इफेक्टिव कवर होगा प्लस मेन रेनफोर्समेंट के सेंटर तक जितना डिस्टेंस होगा, मेन रेनफोर्समेंट के सेंटर से आउटर सरफेस तक का जितना डिस्टेंस होगा, वो आपका जो है वो है आपका इफेक्टिव कवर। आप लोग बोलते भी नहीं हो, बहुत आलसी हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग मूव करते हैं, जो हमारा मेंबर्स होते हैं वो आपका कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपका स्लैब जो है वो डिजाइन होता है माइल्ड कंडीशन के लिए। किसके लिए होता है? माइल्ड कंडीशन के लिए। और जो आपका बीम डिजाइन होता है वो होता है मॉडरेट कंडीशन के लिए, मॉडरेट कंडीशन के लिए डिजाइन होता है। उसके बाद जो आपका कॉलम होता है वो सीवियर कंडीशन के लिए डिजाइन होता है। तो ये कंडीशन से इनके लिए डिजाइन होता है, इसीलिए हमारे कवर जो है डिफाइन किए जाते हैं। क्लियर है सभी को? हेलो, क्लियर है? एक्सट्रीम और वेरी सीवियर जो है आपका यहाँ पे केस नहीं आता है। वो आपका आता है जहाँ पे आपको वाटर लैगिंग होता है, या आपका मान लीजिए आपका ओवर ब्रिजेस बनना है, आपको ब्रिज बनना है कोई, वहां पे आता है सब चीजें, एक्सट्रीम और वेरी एक्सट्रीम। और ये कंडीशन जो एक्सपोजर कंडीशंस आप लोग नेट पे सर्च कर लेंगे तो उनके बारे में आप जान सकते हैं। यहाँ पे कवर करना पॉसिबल नहीं, दैट्स व्हाई मैं बता नहीं रहा। ये पेज नंबर जो है आपका वो 47 है, पेज नंबर 47 टेबल नंबर 16 के अंदर आपको ये डाटा मिल जाएगा। तो बेसिकली जो है मैं यहाँ पे ये चीज आपको बता दिया हूँ। उसके बाद जो है आपका मैं मूव करता हूँ कि आपका पीपीटी के ऊपर, जैसा मैंने आपको 2 टाइप का यहाँ पे जो है
वो बताया है, उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करूंगा। उसके बाद आपका आता है स्लैब का। किसी का कुछ डाउट है? जितना भी चीजें मैंने कभी क्लियर की हैं, कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो स्टेयरकेस के ऊपर मैं मूव करूंगा। नहीं डाउट है? चलिए तो हम No, लोग sir. स्टेयर के, हाँ सर हम लोग स्लैब का शटरिंग कितने दिन के बाद निकालते हैं? यस, राइट क्वेश्चन। मिनिमम मैम आपका जो ये विदाउट एडमिक्सचर यूज हुआ है तो 14 डेज। ये हम लोग एडमिक्सचर यूज करते हैं तो मिनिमम 7 डेज आपको रखना है। ओके सर। एडमिक्सचर्स कुछ ऐड होते हैं, यदि उनको आप ऐड करके कास्टिंग करते हैं तो आप 7 डेज में हटा सकते हैं। अगर एडमिक्सचर्स यूज नहीं करें, नॉर्मल है आपका, तो 14 डेज में। अच्छा, स्टेयरकेस के बारे में किसको क्या आइडिया है? कितने टाइप के स्टेयरकेस होता है? शेप वाइज वेस्ट स्लैब स्टेयरकेस एक होता है, मैं उस बुक से ही आपको दिखा देता हूँ, बेस्ट रहेगा। कहाँ गया बुक? स्टेयरकेस का शायद मुझे याद नहीं है, बट मैं ऐसे से जाऊँ। ये आप चाहेंगे जनरल कॉन्फ़िगरेशन स्टेयरकेस के हैं। स्टेट स्टेयरकेस, टर्न स्टेयरकेस, डॉग लेग, ओपन वेल, उसके बाद स्पाइरल, हेलिकॉइडल। उसके बाद जो है आपका जो बेसिकली जो मैं शेप टाइप आपका बता रहा था, उसमें जो है ये 3 टाइप के होते हैं। एक सेकेंड, जिसमें आपका होता है कि ये डिपेंड करते हैं, ये 3 टाइप। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आपके 3 टाइप के हैं। पहला क्या है आपका वेस्ट स्लैब टाइप स्टेयरकेस, फिर ट्रेड एंड राइज, और ये जो है आपका आइसोलेटेड ट्रेड स्लैब। ठीक है, तो आइसोलेटेड ट्रेड स्लैब, उसके बाद ट्रेड राइज टाइप और वेस्ट स्लैब। वेस्ट स्लैब में क्या होता है, पहले स्लैब कास्टिंग कर देते हैं, उसके ऊपर हम लोग स्टेप्स कंक्रीट के भी कर सकते हैं, ब्रिक वर्क के भी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबल होते हैं। इसमें क्या होता है, राइज एंड ट्रेड में क्या होता है, हम लोग जाल बनाते हैं, जाल को कंक्रीटिंग कर देते हैं। इसमें तो इंडिविजुअल हमको स्लैब कास्टिंग करना पड़ता है, सेम सिंपल। तो अभी जो यहाँ पे है स्टेयरकेस, ये आपको कौन सा स्टेयरकेस दिख रहा है बताइए? यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टेयरकेस? किस टाइप का है, कौन बताएगा? मैंने दिखा तो दिए 3 टाइप के हैं सर स्ट्रेट जो यूजुअली करता होता है। स्ट्रेट, ट्रेड एंड राइज। हाँ ट्रेड एंड राइज है यहाँ पे। स्ट्रेट कौन सा है इसमें? स्ट्रेट तो नहीं है कोई भी। वेस्ट स्लैब है। वेस्ट स्लैब में बता देता हूँ क्या होता है। पहले हम लोग स्लैब डाल देते हैं, उसके ऊपर हम लोग स्टेप बना लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है आपका, उसमें क्या होता है आपका राइज एंड ट्रेड आपके बने होते हैं। और तीसरा जो है उसमें इंडिविजुअल आपके स्लैब कास्टिंग होता है। स्लैब कास्टिंग होकर आप ऊपर मूव कर सकते हैं, जिसको आइसोलेटेड ट्रेड स्लैब टाइप बोलता है, आइसोलेटेड ट्रेड स्लैब टाइप। तो यहाँ पे जो हमारा है वो राइज एंड ट्रेड है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि इसके अंदर क्या करना होता है आपको, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि क्या है, इसके अंदर आपका रिंग रहता है जो इससे बन के रहता है। ये आपका मेन रेनफोर्समेंट है। इसमें जो मेन रेनफोर्समेंट होता है ये रिंग है, और इसके अंदर जो ये रॉड दिख रही है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ में आया? ये जो रॉड आपको दिख रही है ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ये वाला जितना भी रॉड आप देख पा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये वाला जो है रॉड वो आपका मेन रेनफोर्समेंट है। इसका ड्राइंग देखेंगे तो इसके अंदर बुक के अंदर आपको मैं दिखा पाऊंगा। यहाँ पे इसका एक डिजाइन भी है जिसको आप इजीली देख सकते हैं अच्छे से, वहां पे भी आपको अंडरस्टैंड करना है। ये आप देख पाएंगे, एक और था पूरा डिटेल्ड था जिसमें। इसके बाद ये क्या होता है वेस्ट स्लैब वाले में, क्या होता है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे है, ये देखिए वेस्ट स्लैब में क्या होता है, आपका टोटल जो है रॉड जो रहेगा वो स्लैब में रहेगा। ये स्लैब है आपका पूरा, इसमें रॉड रहेगा। इसके बाद का जो पोर्शन है आप चाहे तो कंक्रीट से करिए, चाहे तो ब्रिक से करिए, आपका ये स्लैब बन जाएगा। और यदि आपका ये नहीं होता है तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये देखिए, इसका डिटेलिंग कुछ ऐसे होता है। आपका क्या रहेगा, रिंग रहेगा, एक रिंग से दो रिंग, दूसरा रिंग कनेक्टेड रहेगा, ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट रहेगा। क्लियर है? क्लियर है नहीं आप लोगों को? तो यहाँ पे जो है आपका स्लैब का जो है वो सर? ऐसा है। हाँ बोलो। जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार है या मेन बार? वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो ट्रांसवर्स में है आपका, ये वाला जिसमें आप देख रहे हैं 10, 5, 200 स्पेसिंग पे, ये वाला, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। मेन एनफोर्समेंट आपका ये है, जो ये वाला है अंदर वाला, जिसको हम 12 mm का प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो 12 mm का प्रोवाइड किया, 12 है ना, 12 का डाया 150 स्पेसिंग पे, एक 10 का डाया है, ये आपका 8 का है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो अंदर वाले सेंटर आपको दिख रहा है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें जो हमारी पीपीटी में है वो ये वाला है। ये जो रॉड्स आपको दिख रहे हैं, मैं बड़ा कर देता हूँ। ये वाला जो रॉड है, ये वाला, ये रॉड जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेन है, जो रिंग्स है, ये रिंग आपके मेन है। तो क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे जो है मेरे सभी जो स्टेप्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए आज क्या जितने 7 डेज थे उनमें सभी स्टेप्स आई होप तो सब कवर हो गए होंगे। किसी का कोई डाउट है, कहीं पे भी कुछ भी पूछना है, कुछ जानना है तो पूछ सकता है। आप लोगों को 10 to 15 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जिसके अंदर आप और भी कुछ जानना चाहती हैं रिलेटेड योर कंस्ट्रक्शन फील्ड, रिलेटेड टू कंसल्टेंसी फील्ड्स, कहीं से भी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकती हैं। जो चीज़ डिस्कस हो चुका है इस क्लास के अंदर, इस समर इंटेंसिव के अंदर, वो चीज़ें भी आप कवर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, किसी को कुछ भी पूछना है प्लीज। ये सभी चीजें, जितनी चीजें बताई गई सभी क्लियर है? हाँ। सर? हाँ। सर जो स्टेयरकेस में ऐसा कुछ होता है, यू शेप वाला या एल शेप वाला? हाँ, वो चीज मैम आपको मैंने दिखाया, टाइप के बारे में मैंने आपको दिखाया था। शेप वाइज जो है यहाँ पे है, ये देखिए, ये है ना आपका, ये आपका देखिए, ये यू टाइप है, ठीक है, ये आपका सी टाइप हो सकता है, ये है ये एल टाइप है, ये प्लेन है स्ट्रेट, बट इसके नाम दिखाई नहीं दे रही है। इनको यू टाइप नहीं बोलते हैं। ये पेज नंबर आपको 535 पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, ये स्ट्रेट है, ये आपका एल टाइप है, ये आपका यू टाइप है, ये आपका सी टाइप है, ये सर्कुलर है, ये हेलिकल, ठीक है। तो ये टाइप है आपके स्टेयरकेस के। और किसी का कोई डाउट है बोलिए। ये कुछ भेजनी है ना, मैं भेज देता हूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन पूछिए। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, मैं तब तक आपके साथ ये बुक शेयर कर देता हूँ, IS कोड भी शेयर कर देता हूँ। हाँ प्लीज, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं उठता है, दैट्स गुड। तो आज लास्ट दिन है हम लोग का, राइट? कितने लोगों ने रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया है? कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही रिपोर्ट बनाने में? सभी का बन रहा है? सर रिपोर्ट सबमिट कब तक करना है? रिपोर्ट सबमिट का डेट जो है मैम आपको कल या परसों में पता चल जाएगा। ओके सर। और कोई डाउट तो नहीं है उसमें कुछ बनाने में? सर PDF बना के मतलब ग्रुप में सबमिट करना है? ग्रुप में नहीं, मेल में जाना करना पड़ेगा मैम। मेल आईडी आपको दिया जाएगा, उस मेल में करना है, ग्रुप में सर PDF ये बनाना है या प्रेजेंटेशन बनाना है? PDF। ओके सर। ओके सर। तो आप लोगों से क्वेश्चन भी ग्रुप में पूछा गया था कि कौन से लोग हैं जो रिव्यू देना चाहते हैं। तो उसमें ऑप्शन आप लोगों ने अपना नेम दिया है, आप लोगों को टाइम शेड्यूलिंग दे दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप लोग का रिव्यू होगा। आई होप सो मैं लूँगा, नहीं तो हो सकता है कोई और भी आ सकता है, सर लोग बोलेंगे। मैं ट्राई करूँगा, मैं अपना शेड्यूल निकाल पाऊँ वहाँ पर। तो आज लास्ट दिन है, चलिए मिलते हैं हम लोग आगे। क्या बोलना है, किसी को कुछ बोलना है? अदरवाइज मैं मीटिंग एंड करूँगा। हाँ सौम्या प्लीज।
सर जो प्लान बनाते हैं आर्किटेक्चर वो तो सेंटर लाइन से बनाते हैं ना, वो समझ नहीं आता। प्लानिंग के बारे में आप जानना बात कर रहे हैं। प्लानिंग बहुत इजी है मैम, प्लानिंग जो है बहुत इजी है। और प्लानिंग जो बनाते हैं उसके लिए मेरा एक थ्योरम है, मैं वो वीडियो को आपको शेयर कर दूंगा। वो है बबल डायग्राम कॉन्सेप्ट है, मैंने खुद से बनाया है उसको, उस कॉन्सेप्ट को। उसको आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको वो वीडियो शेयर कर देता हूँ, आप उसको देखिए। आई होप सो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। मैंने एक पूरा वीडियो है जिसमें मैंने एक प्लान ड्रॉ किया है उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। ठीक है, Yes, मैं आपके ग्रुप में सर। शेयर कर दिया हूँ। हाँ सर आपको एडवाइस थोड़ा देंगे हम लोगों को तो अच्छा होगा। इस चीज़ से रिलेटेड एडवाइस चाहिए आपको, बताइए। इस चीज से सिविल के रिलेटेड गर्ल्स को स्पेशली क्या करना स्पेशली चाहिए? फॉर गर्ल्स के लिए yes. आप लोगों को एडवाइस चाहिए। तो Yes, बेसिकली जो मैंने एक प्रेजेंटेशन बना के रखा हुआ था, मैं एक वेबिनार किया था कुछ दिन पहले गर्ल्स का, उसके ऊपर कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्कोप्स हैं उनके। तो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। एक सेकेंड वेट करेंगे तो मैं दिखाऊंगा। टाइम तो है ना आप लोगों के पास? Yes, Yes, sir. मैं बोर बहुत करता हूँ लोगों को, बट आई होप सो मैं आपको कुछ यूजफुल डाटा आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। या आई हैव इट। खुल जाने दीजिए। मैं एक बार जल्दी जल्दी बोल दूंगा, आप लोग माइंड मत करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते उस पर, बट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जरूर। किसी का कोई क्वेश्चन आया है क्या है? Kindly sir share your PDF and book from which you explained today session. मैम PDF शेयर हो चुका है और बुक भी शेयर हो चुका है, दोनों चीज़ें शेयर की जा चुकी हैं। हाँ, आपके ग्रुप में पहुंच गई और वीडियो भी शेयर हो चुका है। तो बहुत फास्ट हूँ कंपेरेटिवली अदर्स। तो यहाँ से मेरा सेशन है, जैसा कि अब्दुल कलाम जी ने कहा था, when women are empowered, a society which with stability is assured। मतलब जो हम लोग का स्टेबिलिटी है वो सिक्योर हो जाता है और आपका मजबूत हो जाता है। तो स्कोप के ऊपर यदि हम जाते हैं तो हम लोग ये गूगल कर सकते हैं स्कोप। तो स्कोप दो चीज़ों से डिफाइन होता है, एक आपका होता है पॉसिबिलिटी, दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी। तो पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी बेसिकली जो है आपका एक बोलते ना, एक एग्जांपल है कि एक है की और एक है हमारा जो हमारा रास्ता है। तो पॉसिबिलिटी जो है आपका तभी पॉसिबल है जब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। किसी भी चीज़ को आप करने के लिए कब होंगे? जब आपको कुछ आएगा। यदि आपको कुछ पता ही नहीं है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में और आप सोच रहे हैं कि नहीं यार मेरे को जॉब ये लग जानी चाहिए, तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी आपको। तो आपको पहले क्या करना होगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं, क्या क्या अपने आप को मतलब क्या क्या सीख सकते हैं, उसके ऊपर मेन फोकस आपको करना होगा। तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसको आप कवर कर सकते हैं और इजीली रीच भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली इनके ऊपर वर्क कैसे करेंगे, क्या आइडियाज़ हैं, कैसे कहाँ से क्या आइडियाज़ आएगा। तो जो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के लिए मैं जितना भी वर्क किया हूँ तो उसमें हम लोगों ने इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं जो हमारे बेसिक्स हैं। जैसे आपका सर्वेइंग हुआ, आरसीसी स्ट्रक्चर हुआ, जो लोग नहीं पढ़े सेकेंड ईयर में वो लोग पढ़ेंगे। इरिगेशन हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, उसके बाद वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, उसके बाद हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग, सॉयल इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, टेक्निकल राइटिंग्स, एस्टिमेशन, कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको हम लोग पढ़े हैं बीटेक के अंदर। जो लोग नहीं पढ़े वो लोग पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली इनसे जो अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं वो आपका 4 सेक्टर्स में रहता है। पहले आपका होता है आप या तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चले जाइए, जिसे हम लोग टीचिंग लाइन भी बोलते हैं। आफ्टर डैट आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, उसके बाद आता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप के लिए।
अभी जो प्राइवेट सेक्टर और एंटरप्रेन्योरशिप है, इन दोनों के अंदर जो है एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके अंदर जो है आपका बेसिकली जो है बहुत सारे स्कोप है। उस स्कोप को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि अपॉर्चुनिटीज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप एक स्ट्रक्चर कंसल्टेंट बन सकते हैं, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग कर सकते हैं, बीआईएम का बहुत ज्यादा स्कोप है अभी। जैसे आपका टेक्ला स्ट्रक्चर जो है सॉफ्टवेयर है, फिर आपका जो रेविट स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर है, उसके बाद आपका ऑटोकैड का भी एक सॉफ्टवेयर है बीआईएम का। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत अच्छा पैकेज है। उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में, या आप एमबीए कर लीजिए। तो ये बहुत सारी चीजें जिनको किया जा सकता है। फिर आपका है टेंडरिंग एंड एस्टिमेशन, ये इसका भी बहुत ज्यादा स्कोप है, जिसको आपको मैंने सुना था, मतलब जब मैं कॉलेज में था तब मैंने सुना था कि यदि आपको एस्टिमेशन आता है, यदि आपको मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल आता है, तो आप जॉब पा सकते हैं। दिस इज राइट। कोई भी इसमें ऐसा स्कोप नहीं है कि आपको जॉब नहीं लगेगा। यदि आपको आता है तो डेफिनेटली आप पा सकते हैं। टेंडरिंग एक डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मतलब प्ले करता है किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए या पाने के लिए। तो टेंडरिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, अभी टेंडर पड़ चुका है, एस्टिमेशन हो चुका है, एस्टिमेशन सबमिट हो गया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि एस्टिमेशन अप्रूव्ड हो गया, अभी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स बनेंगे एक दूसरे की, दो पार्टीज के बीच में। इसके मैनेजमेंट के लिए भी गर्ल्स का बहुत अच्छा स्कोप है। जितने भी मैं स्कोप्स का बात कर रहा हूँ, इसमें गर्ल्स का बहुत ज्यादा स्कोप है। बोलते हैं कि मतलब इसमें आपको बहुत ज्यादा आपको फील्ड पे नहीं जाना है, बहुत ज्यादा आपको ऐसी जगह से नहीं निकलना है जहां से आपको प्रॉब्लम हो। तो इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा नॉलेज करेंगे तो आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग तो एक मतलब बिल्कुल बोलते ना, आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो और किसी के हेल्प से भी कर सकते हो, किसी कंपनी में भी ज्वाइन करके कर सकते हो। बहुत इजी है, बहुत इजीली जॉब भी मिल जाता है इनमें, तो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने का जरूरत है और बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज का भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका आता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो अभी नाउ डेज बहुत ज्यादा फोकस्ड है। तो इसके अंदर क्वालिटी इंजीनियर बनने के लिए आपको मतलब बहुत ज्यादा लैब का डाटा जो है, जो आपके टेस्ट हुए थे, जितने भी आप बीटेक में टेस्ट के बारे में सुने हैं, उनको बहुत अच्छे से करिए और डेफिनेटली ये जॉब जो है एश्योर्ड है बिल्कुल फॉर गर्ल्स। तो मैं स्टेप 8 पे मूव करता हूँ, वाटरवे एनालिटिक्स। वाटरवे एनालिटिक्स में भी बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर्स का यूज है। जहां जहां पे सॉफ्टवेयर्स का यूज है वहां पे गर्ल्स इजीली रीच कर सकती हैं। साइट पे भी जा सकती हैं, बट साइट पे कुछ सेफ्टी के इश्यूज आते हैं। बट वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, साइट का चेकिंग करने के लिए जा सकते हैं। बट आप 24 आवर्स रेनी सीजन में या विंटर में हर जगह पे वहां पे आप अवेलेबल नहीं हो सकती हैं। बट यहाँ पे आप जो है साइट का जो इंचार्ज है उसको आप चेकिंग करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, क्वालिटी को ध्यान रखने के लिए आप मूव ऑन कर सकती हैं, प्लानिंग में रह सकती हैं, मैनेजमेंट पार्ट में रह सकती हैं। उसके बाद आता है टोल एक्सपर्ट के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं इन हाईवेज। टोल एक्सपर्ट, उसके बाद यूटिलिटी एक्सपर्ट, उसके बाद रोड सेफ्टी एक्सपर्ट। ये सब जॉब्स हैं जो आप लोग शायद सुने हैं या नहीं सुने, तो इनके बारे में जान लीजिए। बहुत ज्यादा स्कोप है इन सब चीजों में। उसके बाद आपका आता है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर जो है आपका आर्किटेक्चर प्लानिंग भी आता है और आपका स्ट्रक्चर प्लानिंग भी आता है और प्रोजेक्ट प्लानिंग भी आता है। तो इन 3 टाइप का प्लानिंग होता है। इन तीनों टाइप के प्लानिंग्स के अंदर आपका स्कोप बहुत इजीली है, बहुत ज्यादा भी है। आफ्टर दैट हम लोग जियो टेक्निकल कंसल्टेंट, जो अभी मतलब जियो टेक्निकल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है लोगों का। जियो टेक्निकल कंसल्टेंट बहुत ही कम है। यदि आप एमटेक कर लेते हैं जियो टेक्निकल से तो इजीली आप अच्छा खासा ग्रोथ और मतलब बोलते हैं ना एक जो अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड में मूव करते हैं। और लास्ट तो नहीं है, बट आपका टीचिंग जो है उसका तो बहुत ही ज्यादा स्कोप है। हम लोगों को भी अच्छे ट्रेनर्स का डिमांड रहता है कि जो अच्छे से एक्सप्लेन कर सके चीजों को। जैसे कि आप देखिए, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा आप किसी को पढ़ा नहीं सकते। आई एम राइट और रॉन्ग? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यदि आप लोगों को अच्छे से नॉलेज नहीं है किसी भी चीज का, तो आप कैसे पढ़ा पाएंगे? आप मुझसे क्वेश्चन पूछती है, मैं आंसर ही नहीं कर पाऊँ। तो बेसिकली जो है टीचिंग भी बहुत अच्छा जॉब है। बट टीचिंग में अधिकतर अभी क्या हो रहा है नाउ डेज, जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं टीचिंग में चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, आप लोग भी टीचिंग में जा सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा नॉलेजेबल होना है कि आप जो स्टूडेंट्स को जो गाइड कर रहे हैं, आपको मिले भी होंगे ऐसे बहुत सारे टीचर्स जो मतलब कहीं भी कुछ नहीं मिला, एमटेक कर लिया और टीचिंग में चले गए। राइट और रॉन्ग? ऐसा हुआ है कि नहीं? आपको बहुत सारे लाइफ में ऐसे टीचर्स मिले होंगे। आपके कॉलेजेस में भी हो सकता है कहीं से आप ट्रेनिंग की हो, वहां पे भी होंगे।
तो टीचिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है। जो आप चीज़ों लोगों को चीज़ बता रहे हैं वो सही होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं पे उसको यूज करें। तो उस चीज़ के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, टीचिंग में भी जा सकते हैं। उसके बाद जिसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका जो स्कोप है वो ऐसा स्कोप है जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। कंपनी रहेंगी, एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत होगा, और एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत होगा तो सिविल इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट होगा, रिक्रूटमेंट होगा तो सिविल इंजीनियरिंग का जरूरत पड़ेगा। आपको बस क्या करना है, आपको बीटेक की जो आप सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है उसके साथ साथ कुछ आपका मैनेजमेंट पार्ट जो है एचआर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स कर लीजिए, या मैनेजमेंट का कहीं से डिप्लोमा कर लीजिए। डिप्लोमा करके आप इजीली सिविल इंजीनियरिंग कंपनीज के अंदर प्लेस हो। हम लोग ढूंढते रहते हैं कि एचआर ऐसे होने चाहिए जो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करें। इससे क्या होता है कि आपका एक टेक्निकल राउंड होता है, उसके अंदर जो हमारा टेक्निकल पर्सन है वो इनरोल नहीं करना पड़ता। आपका जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वही हैंडल कर लेता है टोटल वर्क, या वो प्रॉब्लम्स को समझता है। साइट के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को समझता है। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप ह्यूमन रिसोर्स में मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आप सिविल इंजीनियरिंग की कंपनीज में आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और ये लास्ट है, बट बहुत ही ज़्यादा स्कोप है इसका। इतना स्कोप है कि आप मानेंगे नहीं कि मार्केटिंग एक ऐसा जॉब है जिसके अंदर गर्ल्स का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। कुछ नहीं करना है, इसमें जो नॉलेज है आपको 10% होगी चलेगा। नॉलेज का ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका स्पीकिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। आप जो प्रेजेंट कर रही हैं उसके बारे में आप अच्छे से जान लें, बस उतना सफिशिएंट है। और ऐसा नहीं है मार्केटिंग जॉब खराब है। लोग बोलते हैं मार्केटिंग जॉब खराब है। मार्केटिंग जॉब तब खराब होती है, मैं बता देता हूँ। मैं एक एग्जांपल भी आपको देता हूँ। जो मेरे पास एक टेक्ला सॉफ्टवेयर है, वो टेक्ला सॉफ्टवेयर जो है उसको परचेज मतलब जो बेचने के लिए आया था वो एमबीए का एक बंदा आया था। एमबीए उसके बीटेक था, बीटेक एनआईटी से था, सिविल से। तो वो बंदा जब मेरे पास आया था वो सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए आया था। तो ऐसा नहीं है कि आप जो आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको लो क्लास से ही मिलना पड़ेगा या लो क्लास से ही आप डीलिंग करेंगे। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो डिमांड करती हैं कि नहीं, मार्केटिंग में हमारे जो है गर्ल्स होनी चाहिए जो अच्छे से इस चीज़ को हैंडल कर सके। कि उनके अंदर जो एक वर्ड होता है ना परफेक्शन का, ये परफेक्शन का मैं एक एग्जांपल जरूर देना चाहूँगा आपको, लास्ट में दूंगा परफेक्शन का एग्जांपल। बट बेसिकली जो होता है कि यदि आप इस चीज़ को अच्छे से ग्रैब कर लेना, डेफिनेटली कोई भी वुमेन जो है अनएम्प्लॉयड रहेगी, सब एम्प्लॉयमेंट का मतलब। और यदि वुमेन्स एम्प्लॉयड हो जाएंगी ना तो डेफिनेटली आप देखिए किसी भी कंपनी के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो है गर्ल्स होती हैं, डेफिनेटली उसका जो है उस कंपनी का जो मार्केटिंग रेशियो रहता है वो हमेशा हाई रहता है कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो इस चीज़ का मैं स्टडी करके बोल रहा हूँ कि मार्केटिंग एक बहुत अच्छा स्कोप है फॉर गर्ल्स। उसके बाद मैंने कुछ और भी चीज़ें था कि आपको 3 चीज़ें चाहिए होंगी। यदि ये चीज़ आपको गेन करनी है, यदि आपको ये चीज़ चाहिए तो आपको 3 चीज़ें मेंटेन करना होगा। वो 3 चीज़ें क्या हैं? आपका क्लियर माइंडसेट होना चाहिए कि आपको करना क्या है, वो डिफाइन होना चाहिए। उस जो चीज़ करना है उसके बारे में आपको नॉलेज और स्किल होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपको ये 3 चीज़ें मिल जाएंगी ना तो आप ये सब और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ को मैं यहाँ डिस्कस किया हूँ इजीली एक्सेस कर सकती हैं और इजीली ग्रैब कर सकती हैं। तो लास्ट में मैंने एक क्वेट भी लिखा था, तो शायद आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगेगा। कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकता है, क्योंकि मैं खुद पढ़ूंगा, या आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अच्छा कैसा लगा आपको बताइएगा। और आई होप सो मैंने अपना पॉइंट जो है वो कवर कर दिया है। सभी लोगों ने पढ़ लिया क्वेट को जो मैंने यहाँ पे लिखा है कोट को? यस सर। कैसा लगा मैम आपको ये? सर बढ़िया, हमारे लिए तो बढ़िया है। हम यस सर, बहुत अच्छा है। चलिए आई होप सो। मेरा वैसे मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपको यकीन भी हो जाएगा कि आप लोगों के लिए ईजी है। यदि मैं कर सकता हूँ तो आप लोग तो बहुत ईजिली कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बोल देता हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंट जो है बूस्ट हो जाएगा। मैं सर मुझे स्ट्रीम प्रॉब्लम है, तो मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रीमिंग सर, स्ट्रीमिंग बोलने में हकलाती हूँ थोड़ा बहुत।
तो उससे कोई दिक्कत नहीं है मैम। आप सॉफ्टवेयर में जॉब करेंगे उसमें तो आप इस सॉफ्टवेयर कोई ऑटो कैड स्टैट प्रो पे काम कर रही है तो उसके अंदर कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। कोई सुनिए, आप कंसल्टेंट है, आपके पास नॉलेज है, कोई सुनिए उसके रिलेटेड, टेंशन नहीं ओके लेना सर। है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, आप बस क्या करिए, आप अपनी स्किल को, जो आपका स्किल, जैसे आप देख रही हैं यहाँ पर मेरे पास नॉलेज है, आप मेरे से पूछेंगी तो मैं रियली आपको बोलता हूँ मेरा इतना अच्छा इंग्लिश नहीं है जो लोगों का होता है। मैंने क्या किया, 2 इयर्स जो है मैंने बीटेक का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंग्लिश के ऊपर फोकस किया, नहीं हुआ, बट मैंने उसको छोड़ के जब बाकी चीज़ों पे फोकस किया तो आपको बता दूं मेरा 5 पेपर्स जो हैं वो पब्लिश्ड हैं। उसके बाद आपका जो ये करियर है मेरा, वो तो आप लोगों को पता ही है, सिविल सेंटर, Yes, sir. थोड़ा कैंट, बहुत सारा चीज़ है जो मैंने अचीव कर लिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग कर नहीं सकते। मेरे जो मार्क्स आप देखेंगे वो मार्क्स भी ऐसे ऐसे हैं जो आप पे यकीन भी नहीं करेंगे। मेरे मार्क्स देखेंगे तो, बट मेरा ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है, मेरा ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कल की डेट में कि मेरा 10th में जो मार्क्स था वो 57.6 था, ऐसा कुछ था, उसके बाद 68, आफ्टर दैट मेरा जो बीटेक में आया 82.3 कुछ समथिंग, और एमटेक में मेरा 92 समथिंग। तो आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके लिए लगे रहिए, आपको छोड़ना नहीं है उस चीज़ को। ये डेडिकेशन आपका अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। समझ पा रहे ना? जैसे ये क्राइसिस Yes, टाइम, sir. ये जो क्राइसिस टाइम था, इस टाइम पे क्या हुआ कि सभी कंपनीज क्या की, मतलब अचानक से सबका सब कुछ बंद हो गया। बट आप देखेंगे केवल एक सिविल सेंटर है इस सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जिसने लाइव क्लासेस के ऊपर काम कर रहे हैं। लाइव क्लासेस कोई भी नहीं दे रहा, वीडियोस प्रोवाइड करते हैं लोग, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाइव क्लासेस प्रोवाइड करें कि आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो वो सब प्रोवाइड करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो कदम था, जो हम लोगों ने स्टेप उठाए, काफी प्रॉब्लम फेस हुई, बट आपको हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहना है, डेफिनेटली Yes, sir. सक्सेस Thank you मिलेगा। very much. सर थैंक यू मोटिवेशन देने के लिए। प्रियंका, आपने ही अप्रोच किया था शायद ना गर्ल्स के यस लिए? यस सर, मैंने ही कहा था आपको। आप लोगों को बता देता हूँ, गर्ल्स जितनी प्रेजेंट हैं, आप आज 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 जिस अपॉर्चुनिटीज का जो एडवांटेज ले रही हैं वो प्रियंका ही है, जिसने हम लोग को इंस्टा पे अप्रोच किया था कि सर समर इंटर्नशिप प्रोवाइड करिए फॉर सभी लोगों के लिए, फ्री प्रोवाइड करिए। मैंने शायद कुछ चार्ज था उस टाइम पे, तो मैंने उसको, उस डिसीजन को सोचा समझा और मैंने ये स्टेप लिया कि मैं गर्ल्स के लिए, सभी लोगों के लिए जो है फ्री इंटर्नशिप प्रोवाइड करूँ। तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं ये तो हम लोग सही हैं, आपको पता है जो यहाँ पे नॉलेज दिया जा रहा है ये तो नॉलेज राइट है, तो बस आप लोग अपना अपना एक रिव्यू दे दीजिए। जो हम लोगों का मैम है वो आप लोगों का रिव्यू लेंगी, नहीं तो मैं लूँगा, अदरवाइज तो आप लोगों को शेड्यूलिंग मिल जाएगी। जैसा मैम ने वहाँ पे रिप्लाई किया है उसको आप लोग रिप्लाई कर दीजिए अपने नाम, मैम आपको शेड्यूल्स प्रोवाइड कर देंगे, इस टाइम आप फ्री है, वहाँ पे आप रिव्यू दे सकती हैं। जिससे क्या होगा, हम लोग पूरे इंडिया में फैल सकते हैं और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली, और आप लोग एक बार सिविल सेंटर से जुड़ चुकी हैं, अभी आप सिविल सेंटर से जुड़ ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग एक बार रिलेशन बनने के बाद छोड़ते नहीं, कुछ ना कुछ नया लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए, तो डोंट वरी, और मूव करते हैं, लाइफ है, आगे मूव करते हैं, ठीक है? तो आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन आज का। यस सर, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर हाँ, थैंक यू। मोस्ट इंटर्नशिप वेलकम, करने के लिए। मोस्ट वेलकम। और आप लोगों के सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, जो लोग आप लोग अपने इंटेंसिव रिपोर्ट सबमिट करेंगे डेफिनेटली सर्टिफिकेट्स मिलेंगे सभी को, अफिलिएटेड बाय सिविल सेंटर, ठीक है? तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है, ठीक है? ये नहीं कि परेशान हो गए, नहीं सर अभी तक आया नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ईच एंड एवरी बंदे को सर्टिफिकेट मिलेगा जो लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग, आई होप सो जल्दी मिलेंगे। बाय बाय Okay, अलिक्सू। बाय 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 सर। सर बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ